सो गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ विल्सन डिजीज़, और जो कि कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में। सो इसे ध्यान से सुनिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स फर्स्ट। ओके, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब आप सोचिए, अब हम स्टार्ट करें टॉपिक। तो एक सिनेरियो मैं दे रहा हूँ, आप उसे सोचिए। आप जो भी खाना खाते हो, ओके, वो सब एब्जॉर्ब होता है। कभी आपने सोचा है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं खाने में, वो सारे हमारे बॉडी सेल्स तक कैसे पहुँचते हैं? सो पहले ये समझिए, फिर उसके बाद आपको थोड़ा समझ में आएगा, अच्छे से कंसेप्ट बनेंगे। ओके, देखिए, जो भी आप खाना खाए वो आपका स्टमक में गया, स्टमक ने उसे डाइजेस्ट किया, फिर आपके इंटेस्टाइन में गया। अब इंटेस्टाइन में सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब हुए, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, ये गए कहाँ? बताइए, सोचिए। अब ये गए कहाँ? एक वेन होती है जिसका नाम होता है पोर्टल वेन। क्या नाम होता है? पोर्टल वेन। ओके, जितना भी खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, ये एब्जॉर्ब हुए और ये जाते कहाँ हैं? पोर्टल वेन में। अब ये पोर्टल वेन में गए, फिर पोर्टल वेन कहाँ पे ड्रेन होती है? आपकी लीवर में। ओके, तो जो लीवर में जब ये ड्रेन होता है, तो वहाँ पे हिपेटोसाइट्स जो होते हैं, लीवर के जो सेल्स होते हैं, वो इसे मेटाबोलाइज करते हैं, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए न्यूट्रिएंट्स। ओके, जब ये हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपका हिपेटोसाइट्स ने उसे मेटाबोलाइज कर दिया, फिर वो आपके कहाँ पे जाएंगे? इन्फीरियर वेना केवा में। ओके, हिपेटोसाइट्स और इन्फीरियर वेना केवा में कैसे जाते हैं? एक देखिए, हिपेटोसाइट ने इसे मेटाबोलाइज किया, उसके बाद वो जाते हैं सेंट्रल वेन में। और सेंट्रल वेन ड्रेन किस में करती है? हिपैटिक वेन में। और हिपैटिक वेन ड्रेन करेगा आपका इन्फीरियर वेना केवा में। ओके, दोबारा से, आपने खाना खाया, वो एब्जॉर्ब हुए जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे। अब वो न्यूट्रिएंट्स आपके किस में गए? पोर्टल वेन में। और पोर्टल वेन ने सारा ब्लड किस में किया? आपका ड्रेन किस में किया? आपका लीवर में। अब लीवर में क्या है? हिपेटोसाइट्स हैं। हिपेटोसाइट्स ने जितने भी न्यूट्रिएंट थे सबको मेटाबोलाइज किया, मतलब कि उन्हें एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाया, जिससे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। अब हेपेटोसाइट से किस में ड्रेन होंगे? वो सेंट्रल वेन में। अब सेंट्रल वेन में जब वो ड्रेन हो जाएगा, फिर सेंट्रल वेन ड्रेन करेगी आपकी किस में? हिपैटिक वेन में। और जब हिपैटिक वेन आपका किस में ड्रेन करेगी? करेगी इन्फीरियर वेना केवा में। सही है, तो आपका इस तरीके से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो चले गए किस में? इन्फीरियर वेना केवा में। अब आपको पता है कि इन्फीरियर वेना केवा का जो ब्लड है वो कहाँ पे जाता है? आपका जाता है राइट साइडेड ऑफ हार्ट, मतलब कि इन्फीरियर वेना केवा में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिक्स हुए जो भी आपने खाना खाया। फिर वो कहाँ पे गया? आपके राइट साइड ऑफ योर हार्ट में। अब राइट साइड ऑफ हार्ट में गया, तो इसका मतलब अब वो ऑक्सीजनेट होने जाएगा ब्लड। ओके, अब वो कैसे होगा? वो करेंगे लंग्स। तो राइट साइड ऑफ हार्ट ब्लड को पंप करेगा लंग्स की तरफ। ओके, जब वो लंग्स की तरफ पंप कर देगा और जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ओके, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका कहाँ जाएगा? लेफ़्ट साइड ऑफ योर हार्ट। सही है, और लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट में कैसे पहुँचेगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू। ओके, लंग से गया पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन ने किस में ड्रेन किया? आपका लेफ़्ट एट्रियम में। और फिर लेफ़्ट एट्रियम से आपका गया लेफ़्ट वेंट्रिकल, और आपको पता है लेफ़्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है। ओके, ब्लड पंप करेगा तो सारा का सारा ब्लड आपके पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद न्यूट्रिएंट्स, जो भी आपने खाना खाया वो सारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब आपके पूरी बॉडी में फैल जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, है ना? कितना सिंपल था। तो अब थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं, है ना? तो थोड़ा आपका कंसेप्ट वगैरह और अच्छे से बनेंगे। ओके, सो दिस इज़ योर वेन, जो कि आपका, सो दिस इज़ योर वेन। ओके, दिस वेन इज़ कैरिंग ब्लड, योर न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। ये आपका इंटेस्टाइन से ब्लड आ रहा है सारा, और ये अब आके आपका क्या बन गया? हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो पोर्टल वेन है वो सिर्फ जीआईटी से ही आपका सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब नहीं करती, ये और भी जगह से सप्लाई लेती है, जैसे कि स्प्लीन से हो गया, और इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि स्प्लीन हो गया, और आपका पेनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, सही है, और इंटेस्टाइन हो गया। सो जीआई ट्रैक्ट प्लस आपका स्प्लीन प्लस आपका गॉल ब्लैडर प्लस आपका पेनक्रियास, यहाँ पे सारा ब्लड किस में जाएगा? आपका किस में जाएगा? पोर्टल वेन में। सो दिस इज़ योर पोर्टल वेन। ओके, दिस इज योर व्हाट? दिस पोर्टल वेन। अब पोर्टल वेन से एक सप्लाई निकलती है। ओके, जैसे आप देख रहे हैं। अब ये क्या, ये जो सप्लाई ब्लड की निकल रही है, ये आपका क्या बनाएंगे? साइनोसॉइड्स। क्या बना रहे हैं? साइनोसॉइड्स। अब साइनोसॉइड
यहाँ पे क्या है, ये चारों तरफ साइनसॉइड की, ये क्या है, हेपेटोसाइट्स। अब हेपेटोसाइट जब ये काम करेंगे, मेटाबोलाइज कर देंगे चीज़ों को, तो ये कहाँ ड्रेन करते हैं, ये ड्रेन करते हैं सेंट्रल वेन में। अब ये जो सेंट्रल वेन है, ये जो सेंट्रल वेन है, अब ये आपकी ड्रेन किस में कर रही है, हेपेटिक वेन में। अब हेपेटिक वेन किस में ड्रेन कर रही है, इन्फीरियर वेना केवा में। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक बार फिर से देखिए, ये वाली जो वेन है ये कहाँ से आ रही है, आपकी इंटेस्टाइन से। अब ये जो इंटेस्टाइन की ये जो वेन है जिसमें न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है, ये सारी वेन स्प्लीन के स्प्लेनिक वेन से भी जुड़ गई है ना। तो ये आपका सारा का सारा ब्लड ये किस में जा रहा है, पोर्टल वेन में। ओके, जब ये पोर्टल वेन में गया, फिर ये आपका ब्रांच निकाली और यहाँ पे क्या बन गया, ये साइनसॉइड। ओके, साइनसॉइड के चारों तरफ क्या था, हेपेटोसाइट, ये जो छोटे छोटे हेपेटोसाइट्स हैं, है ना। अब हेपेटोसाइट्स ने इन सब चीज़ों, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को सबको मेटाबोलाइज किया। जब इन्होंने मेटाबोलाइज किया तो ये कहाँ गए, सेंट्रल वेन में। सेंट्रल वेन किस में ड्रेन करती है, हेपेटिक वेन में। ओके, जब ये हेपेटिक वेन में ड्रेन हो गए तो इन्फीरियर वेना केवा में। तो इन्फीरियर वेना केवा आपका कहाँ गए, राइट साइड ऑफ योर हार्ट, देन योर लंग्स, एंड देन योर लेफ्ट side of heart, then it is going to be pumped to your whole body, and this is how nutrients are absorbed in our body. Okay, this is as simple as that. Okay, ओके, तो अब हम अपना क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं लिख लेते हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको बेसिक पढ़ा है, ये थोड़ा दोबारा देख लो पीछे जाके, वीडियो को पीछे करके, जिससे कि आपके कंसेप्ट्स थोड़े अच्छे बने। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट द विल्सन डिसीज़। ओके, अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो पोर्टल वेन है वो ब्लड लेके आ रही है आपके जीआई से, जीआईटी से, है ना। अब देखिए, मान लो ये रही आपकी पोर्टल वेन, सही है। यहाँ पे क्या है आपका, दिस योर पोर्टल, सॉरी ब्लू में बनाना चाहिए था बट कोई नहीं, बन गया पोर्टल वेन। अब ये जो ब्लड होता है ये आपका किस में जाता है, साइनसॉइड्स में, और ये क्या आपका हेपेटोसाइट। ओके, व्हाट इट इज, दिस योर हेपेटोसाइट। सी, पोर्टल वेन से आपका किस में गया, साइनसॉइड्स में। अब हम किसके बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द विल्सन डिसीज़। सो विल्सन डिसीज़ किससे रिलेटेड होता है, आपके कॉपर आयन से। सही है। अब मान लो, अब आप रात में तांबे के बर्तन में पानी रख दिए, और जब आप सुबह को उठे, तांबा मीन्स कॉपर, अब जब आप सुबह उठे आपने वो पानी पिया, अब उस पानी में क्या थे, कॉपर आयंस थे। सही है, तभी कहते हैं कि कॉपर आयंस जो है ना इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करते हैं। अभी पता लगा है कैसे कैसे एक्चुअली कॉपर जो होता है ना, काफ़ी सारे एंजाइम्स के रेगुलेशन में काम आता है। और जो एंजाइम्स, वो कौन से एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं बॉडी को। ओके, सो कॉपर आयन का ये फंक्शन था मेन। अभी और भी है, अभी देखते हैं। सही, तो आपने तांबे के बर्तन में पानी पिया, उसमें क्या आ गया, कॉपर कॉपर आ गया। अब आपने वो पानी पी लिया, अब ये कॉपर आपका एब्जॉर्ब हो गया। अब ये किस में गया, पोर्टल वेन में। अब ये पोर्टल वेन में जितने भी कॉपर था, जितना भी ये कॉपर था, ओके, येलोइश ये कॉपर था, ये कहाँ पे गया, साइनसॉइड्स में। अब ये जो साइनसॉइड्स हैं, साइनसॉइड्स में क्या है, ये छोटे छोटे येलोइश, दीज आर योर कॉपर। ओके, अब ये जो कॉपर आयंस हैं, ओके, ये क्या है, कॉपर आयंस। अब इसके लिए ट्रांसफ़र करने के लिए एक ये ट्रांसपोर्टर लगा रखा है हमने। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, ये जो कॉपर आयंस हैं ये चले जाएं हमारे सेल के अंदर। कौन से सेल के अंदर, हेपेटोसाइट के अंदर। ओके, अब ये जो कॉपर आयंस हैं, ये जो कॉपर आयंस हैं, ये कहाँ चला गया, सेल के अंदर। अब जब ये सेल के अंदर गया, हेपेटोसाइट के अंदर गया, तो ये जो आपका जिसके थ्रू ये अंदर गया है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर ट्रांसपोर्टर। सही, अब कॉपर ट्रांसपोर्टर से जुड़ी एक चीज़ देख लेते हैं। देखो, सी टी आर इज कॉपर ट्रांसपोर्टर, कॉपर ट्रांसपोर्टर। ओके, अब देखिए, ये जो सी टी आर है ना, कॉपर ट्रांसपोर्टर, ये हमारी बॉडी में 3 जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है, सी ई एल, ये निमोनिक है, सही है। सी फॉर सी एन एस, ब्रेन में होगा। ई फॉर आई, आपकी आँखों में होगा, सही है। और एल फॉर व्हाट इट इज़, हम क्या पढ़ रहे हैं, लीवर। ओके, तो कॉपर ट्रांसपोर्टर जो हैं, कॉपर ट्रांसपोर्टर हैं कहाँ पे, 3 जगह। कहाँ पे, ब्रेन में, सीएनएस में, आपकी आँखों में, आई में, और आपके लीवर में।
ओके क्लियर। अब आप एक बात बताओ, कभी सोचो अगर कॉपर की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ गई तो कौन कौन से ऑर्गन डैमेज होंगे? कौन कौन से होंगे? आपके CNS, आई और लीवर। डैमेज तो बाद में होंगे, पहले यहाँ पे कॉपर जाएगा तो कॉपर डेपोजिशन होना लगेगा, जिसकी वजह से हमें उस कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा अभी कि कॉपर ट्रांसपोर्टर्स हमें कहाँ मिलते हैं? CEL। कहाँ पे? CNS, आई एंड लीवर। ओके, सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। बेसिक्स बन रहा है। ओके, सो अभी मैंने क्या बताया? पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन में न्यूट्रिएंट रिच फूड है, अब जिसमें कि आपके कॉपर आयंस भी हैं। ओके, कॉपर आयंस आए आपके साइनसॉइड्स में। अब साइनसॉइड्स में जो कॉपर है, कॉपर आयंस हैं, अब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के अंदर, हिपेटोसाइट के अंदर, विद द हेल्प ऑफ कॉपर ट्रांसपोर्टर 1, विद द हेल्प ऑफ कॉपर ट्रांसपोर्टर 1। अब ये जो कॉपर आयन है ये हिपेटोसाइट के अंदर आ गया। ओके, अब ये जो चीज़ है ये क्या बन रही है? क्या चीज़ है? दिस योर गोल्गी एपरेटस। दिस वॉट? दिस इज़ योर गोल्गी एपरेटस। मैं गोल्गी बोलता हूँ, कुछ गोल्जी भी बोलते हैं, सो ये कैसे भी बोल लो, बस कंसेप्ट बनना चाहिए। ओके, सो ये जो आपका क्या है? गोल्गी एपरेटस। ओके, अब ये कॉपर आयन अंदर आ गए, हेपेटोसाइट के अंदर आ गए विद द हेल्प ऑफ कॉपर ट्रांसपोर्टर 1। अब ये जो गोल्गी एपरेटस है इसके ऊपर एक चीज़ होती है, क्या है ये क्या है? एक प्रोटीन है, ये बाइंड करता है, देन इट विल फ्लिप। जैसे ही कॉपर इसके ऊपर ये बाइंड होगा, कॉपर यहाँ बाइंड हो गया, अब ये फ्लिप करेगा और इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? कॉपर। मतलब कॉपर पहले आया कॉपर ट्रांसपोर्टर 1 की मदद से हिपेटोसाइट के अंदर। अब हिपेटोसाइट के अंदर आने के बाद ये जो कॉपर है बाइंड किया किससे? ATP7B प्रोटीन से। अब ATP7B प्रोटीन जो है आपका कहाँ पे होता है? गोल्गी एपरेटस पे। अब जैसे ही ये गोल्गी एपरेटस पे जो ATP7B प्रोटीन है ये कॉपर को ट्रांसपोर्ट करेगा हमारे किसके अंदर? गोल्गी एपरेटस के अंदर। अब क्या होगा? अब देखिए ये जो गोल्गी एपरेटस के अंदर ना एक चीज़ होती है, इसको क्या हम बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एपो सेरुलोप्लाज्मिन। एपो सेरुलोप्लाज्मिन, सही है। क्या बोलते हैं हम इसे? एपो सेरुलोप्लाज्मिन बोलते हैं। ओके, एपो सेरुलोप्लाज्मिन हम इसे तब बोलते हैं जब इस प्रोटीन पे कॉपर आयंस बाइंड नहीं होते। अब इस गोल्गी एपरेटस के अंदर कॉपर आयंस आ चुके हैं, जब ये कॉपर आयंस अंदर आ गए, सही है, अब ये बाइंड किससे होंगे? एपो सेरुलोप्लाज्मिन। एपो सेरुलोप्लाज्मिन याद है मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक ट्रांसफरिन होता है और एक होता है सेरुलोप्लाज्मिन। ये जो दो प्रोटीन होते हैं ये बाइंड करते हैं आयन से। कितने नंबर ऑफ आयन से बाइंड करते हैं? टोटल नंबर 6। ओके, कितना आयन से बाइंड करते हैं? 6। तो जो एपोसेरुलोप्लाज्मिन है जब ये बाइंड करता है ये कॉपर से, कॉपर आयन से, तो ये क्या बन जाता है आपका? क्या बन जाता है ये आपका? सेरुलोप्लाज्मिन। ओके, क्या बन जाता है ये आपका? सेरुलोप्लाज्मिन। अब ये जो सेरुलोप्लाज्मिन है अब ये कॉपर कैरी करके आपके वापस साइनसॉइड्स में चला जाएगा, फिर आपके सेंट्रल वेन में जाएगा, फिर उसके बाद आपका हेपेटिक वेन में जाएगा, फिर आपके इन्फीरियर वेना केवा में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल आपका पूरे ब्लड में इसका सप्लाई कर देगा। ओके, दिस इज़ हाउ कॉपर इज़ ट्रांसपोर्टेड। नंबर 1 थिंग, एक तरीका तो ये था कि कॉपर आया हमारे साइनसॉइड्स में, फिर वो हेपेटोसाइट के अंदर एंट्री किया किसकी मदद से? कॉपर ट्रांसपोर्टर 1 की मदद से, फिर वो बाइंड किससे किया? ATP7B प्रोटीन से। ओके, ATP7B प्रोटीन ने इस कॉपर से बाइंड करके इसे अंदर भेज दिया गोल्गी एपरेटस के। अब ये गोल्गी एपरेटस के अंदर क्या ऑलरेडी कौन सा प्रोटीन था? दूसरा, एपोसेरुलोप्लाज्मिन। जब एपोसेरुलोप्लाज्मिन कॉपर से बाइंड हो गया तो क्या बन गया? सेरुलोप्लाज्मिन। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो जब ये सेरुलोप्लाज्मिन ये पैक होके ये आपका क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है, वापस किस में? ब्लड में चला जाता है। ओके, तो ये एक तरीका था। अब दूसरा तरीका क्या है? अब कई बार ऐसा होता है कि कॉपर अंदर आ गया, सही है, कॉपर अंदर आ गया गोल्गी एपरेटस के। अब कई बार क्या होता है कि कॉपर आयन बाइंड नहीं हुआ एपोसेरुलोप्लाज्मिन से। अब क्या होगा? देखो, अब गोल्गी एपरेटस का काम क्या है? पैकेजिंग। पैकेजिंग, सही है, ये तो पता है ना, कि जो गोल्गी एपरेटस है उसका काम होता है पैकेजिंग। तो क्या करेगा? अब ये एक वेसाइकल बनाएगा जिसके अंदर कॉपर आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, ये जो फ्री कॉपर है। ओके, अब ये जो कॉपर आया अंदर, ये
दूसरे तरीके से कैसे जाएगा बाहर, है ना। अब ये क्या करेगा, ये गोल्गी अपरेटस ने कॉपर बाहर निकाला, ओके, वेसाइकिल के अंदर है। अब ये जो कॉपर है आपके कहाँ चला गया, बाइल डक्ट में। अब फिर आपके ये बाइल डक्ट से निकल जाएगा आपके जीआई ट्रैक्ट में, एंड इट विल पास फ्रॉम योर स्टूल्स और इवन रीएब्सॉर्ब, ओके, इन योर जीआईटी। अब तीसरा तरीका क्या है, ये तो दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है, ये जो फ्री कॉपर था, ये जो कॉपर ट्रांसपोर्टर ने हिपेटोसाइट के अंदर भेजा, अब ये कॉपर गोल्गी एपरेटस में गया ही नहीं, ओके, इसे अच्छा ही नहीं लगा गोल्गी एपरेटस। अब ये क्या किया, ऐसी सिंपल बाहर वापस साइनसॉइड में आ गया, ओके। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्री कॉपर। दिस इज व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी योर फ्री कॉपर। क्या बोलेंगे हम इसे, फ्री कॉपर, ओके। और ये जो सेलोप्लाज्मिन है इसे हम क्या बोलेंगे, बाइंडेड कॉपर, ओके। दिस इज द बाइंडेड फॉर्म ऑफ कॉपर विथ सेलोप्लाज्मिन और एपोसेलोप्लाज्मिन, और एक हो गया आपका फ्री कॉपर, ओके। अगर हमें टोटल हमारे ब्लड में कितना कितना हमारा कॉपर है तो हम कैसे चेक करेंगे, उसे हम बोलते हैं टोटल सीरम कॉपर टेस्ट होता है, ओके। टोटल सीरम कॉपर का मतलब क्या है कि फ्री कॉपर आयंस कितने प्लस बाइंडेड कॉपर आयंस कितने सेलुलोप्लाज्मिन, ओके। तो सेलुलोप्लाज्मिन प्लस फ्री कॉपर आपका क्या बनाता है, टोटल सीरम कॉपर, एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत। सो दिस वॉज योर कंसेप्ट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, विल्सन डिसीज़ की। ये तो हमारा नॉर्मल फंक्शन था जो भी मैंने आपको बताया, लेकिन हम बात कर रहे हैं विल्सन डिसीज़ की। तो विल्सन डिसीज़ में हुआ क्या एक्चुअली, देखिए विल्सन डिसीज़ के नाम पे मत जाइए, इसमें कुछ नहीं छुपा, सही है। हुआ क्या विल्सन डिसीज़ में, ये जो प्रोटीन है ना, ये वाला जो प्रोटीन है ATP7B प्रोटीन, ये बेचारा डिफेक्टिव हो जाता है। अब कॉपर आयन अंदर तो आएंगे कॉपर ट्रांसपोर्टर के थ्रू, लेकिन ये बाइंड ही नहीं कर पाएंगे ATP7B प्रोटीन से। अब जब ये बाइंड नहीं करेंगे तो ये अंदर जाएंगे नहीं। अब ये जब अंदर जाएंगे नहीं तो सेलुलोप्लाज्मिन होगा नहीं, ओके। तो इससे क्या होगा कि कॉपर आयन का ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया। अब जब कॉपर आयन ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया तो इसका फंक्शन भी नहीं होगा, है ना। अभी मैंने बताया था आपको कई सारे एग्जाम में एंजाइम के फंक्शन में काम आता है ना, तो वो सारे फंक्शन रुक जाएंगे, सही है। तो दिस इज़ द थिंग। तो ATP7B प्रोटीन इसमें डिफेक्टिव होता है विल्सन डिसीज़ में, ओके। अब आप सोचिए कॉपर आयन अंदर आया कॉपर ट्रांसपोर्टर 1 के थ्रू, फिर जब ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा इससे, और ये जब अंदर ही नहीं आ पाएगा गोल्गी अपरेटस के, फिर ये बाइंड कैसे करेगा सेलुलोप्लाज्मिन से, ओके। दिस इज द थिंग। सो दिस वाज योर कंसेप्ट ऑफ योर विल्सन डिसीज। अब देखते हैं कि कॉपर का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, ओके। कॉपर का जो फंक्शन है, सही है, पहले एंजाइम्स के बारे में भी बता रहा था। एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब सोचो, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ओके। मतलब ऑक्सीडेशन भी एक रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दिस नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और आपका रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इसमें दोनों चीज़ हो रही हैं, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। देखो कॉपर आयन कुछ ये आपके 6 एंजाइम हैं, इनमें काम आता है। पहला एंजाइम कौन सा है, इनके फंक्शनिंग में काम आता है, एज ए वर्क एज अ को फैक्टर, ओके। सो पहला किस में काम आया, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम में। और जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम है ये किस में काम आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इससे क्या बनता है हमारा ATP वगैरह में, सही है, ATP वगैरह बनने में हेल्प होती है, एनर्जी मिलती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर ढंग से नहीं हो पाई तो एनर्जी भी नहीं बनेगी, ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज क्या होता है, ये एक एंजाइम है जो सुपर ऑक्साइड जो होता है ना, सुपर ऑक्साइड मतलब O2 और एक माइनस साइन, ओके। ये जो सुपर एक्साइड जो आयंस होते हैं ये हमारे कराते हैं सेल इंजरी। जितनी ज़्यादा सेल इंजरी होगी तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो कि आपकी एजिंग वगैरह बहुत फास्ट करवा देते हैं। से जब बॉडी में बार बार डैमेज होगा
तो इसलिए तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इस रेडिकल को आपका न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से आपका आपको प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ओके, तीसरी चीज़ डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के नॉर्मल फंक्शन में काम आता है। वो क्या बनाता है? आपका नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, ओके, ऑल्सो नोन एज नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। अब चौथा काम किसका है, क्या किस हेल्प में आता है? दिस इज टायरोसिनेज एंजाइम। अब टायरोसिनेज एंजाइम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन। ओके, मेलानिन इज योर पिगमेंटरी प्रोटीन। ओके, और लाइसिल ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, इसके भी नॉर्मल फंक्शन में काम आता है। क्रॉस लिंकिंग कोलेजन, ओके, क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलेजन में काम आता है। सही है। एक्चुअली कोलेजन ये आपका जस्ट आपका एजिंग वगैरह, देखिए ये जो हो गया ना आपका रेडिकल इंजरी और ये जो कोलेजन वाले इश्यूज़ हैं, अगर कॉपर नहीं होगा ना तो एजिंग बहुत फास्ट होगी, यू लुक मोर ओल्डर अकॉर्डिंग टू योर एज। ओके, ऐसा होगा। सो इसमें आप इसमें हेल्प करता है। और आपको तो पता ही है सेलुलोप्लाज्मिन। ओके, ये क्या करता है सेलुलोप्लाज्मिन? मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये सिर्फ कॉपर आयंस में नहीं, इवन आयरन मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है। सो इट इज़ ऑल्सो हैज़ फेरो ऑक्सीडेज एक्टिविटी। ओके, तो इन एंजाइम्स की नॉर्मल फंक्शनिंग में कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर नहीं होगी तो आप देख सकते हैं कितनी गड़बड़ होगी। ओके, तो ये काम था हमारे कॉपर आयन का। तो इसीलिए हर सेल को कॉपर आयन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वो किसकी हेल्प से होता है? सेलुलोप्लाज्मिन की वजह से। अब विल्सन डिसीज़ में क्या हुआ? ATP7B प्रोटीन डिफेक्टिव हो गया। अब कॉपर आपका बाइंड नहीं कर पाया एपोसेलुलोप्लाज्मिन से, तो सेलुलोप्लाज्मिन बना नहीं। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। तो अब तक आपने क्या देखा कि इसका क्या क्या पैथोजेनेसिस है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, जो हमें पता होना चाहिए। ओके, ये जो ATP7B जो डिफेक्ट है, जीन डिफेक्ट है, ATP7B जीन डिफेक्ट जो है, ये क्या है? इट इज़ अ जेनेटिक डिफेक्ट। ओके, कौन सा? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, ATP7B जीन डिफेक्ट जो है वो क्या है आपका? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, अब ये जो जीन है ATP7B, ये जो जीन है ATP7B जीन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 13। अब आपको पता है क्रोमोसोम के दो पार्ट होते हैं, एक शॉर्ट आर्म होता है और एक लॉन्ग आर्म होता है। तो ये कौन से पे होता है? सोचो, इट इज़ एट लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13। ओके, तो क्रोमोसोम नंबर 13 क्यू पर क्या होता है? ATP7B जीन होता है, जो कि क्या बनाता है? ATP7B प्रोटीन। अब अगर ATP7B जीन का डिफेक्ट हो जाएगा तो ATP7B प्रोटीन बनेगा नहीं। सही है, तो इस वजह से कॉपर ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। ओके, तो अब डिफेक्ट था तो हमारा क्या हो गया? हमारा ATP7B का प्रोटीन जो बनता है, प्रोटीन डिफेक्ट हो गया। ओके, अब इस डिफेक्ट होने की वजह से क्या हुआ? सो नो ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपर इनटू गोल्गी एपरेटस। ओके, इतना तो समझ में आया। अब अभी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो मैं लिख के समझा रहा हूँ। ओके, तो अब जब अंदर नहीं आ पाया कॉपर आयन गोल्गी एपरेटस के, तो अब ये कैन नॉट, अब ये बाइंड नहीं कर पाएगा किससे? कैन नॉट बाइंड विद एपोसेलुलोप्लाज्मिन से बाइंड नहीं कर पाएगा। सही है, सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, और इसकी वजह से आपका सेलुलोप्लाज्मिन नहीं बनेगा। ओके, और अगर ऐसे इंसान में, अगर जिस इंसान को विल्सन डिसीज़ हो, सही है, जिस इंसान को विल्सन डिसीज़ हो, तो अगर हम उसका ब्लड चेक करेंगे, देखो दोबारा से बता रहा हूँ, ATP7B प्रोटीन था, वो उसका क्या काम था? कॉपर आयन को, सही है, बाहर से अंदर लाना, गोल्गी एपरेटस के अंदर लाना, जिससे कि वो बाइंड हो सके एपोसेलुलोप्लाज्मिन से। अब जब वो बाइंड हो जाएगा एपोसेलुलोप्लाज्मिन से तो क्या बनेगा? सेलुलोप्लाज्मिन। अब जब वो सेलुलोप्लाज्मिन बन गया,
ओके, जब वो सेलुलोप्लाज्म बन गया, सही है, अब वो कहाँ जाएगा, ब्लड में। अब ऐसे इंसान में जिसमें ATP7B जीन का डिफेक्ट है, जिसकी वजह से भी ATP7B प्रोटीन नहीं बन पाया, अब उसमें सेलुलोप्लाज्म बनेगा, है ना, या बनेगा या बहुत कम बनेगा। तो इसलिए जब ऐसे इंसान का हम पेरिफेरल ब्लड लेते हैं तो उसमें क्या होता है, डिक्रीज इन द सीरम सेलुलोप्लाज्मिन लेवल, डिक्रीज इन सीरम सेलुलोप्लाज्मिन लेवल। ओके, अब दूसरी चीज़, ओके, जब ये कॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया गोल्गी एपरेटस में, सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो, जब ये अंदर नहीं गया, जब ये अंदर नहीं जा पाएगा तो अब क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म आ गया बाहर से, सही है। अब ये बाहर आते आते ये कहाँ चला जाएगा, आपका ब्लड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फ्री कॉपर आपका बढ़ गया। अब ये जो कॉपर है, सही है, जो फ्री कॉपर होता है ये कहाँ से एक्सक्रीट होता है, आपका किडनी से। तो जब भी ऐसे लोगों का आप यूरिन टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपको 24 आवर यूरिन टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपका कॉपर आयंस, फ्री कॉपर आयंस रेस्ट मिलेंगे। ओके, तो लिख देते हैं, तो नो ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपर इनटू गोल्गी एपरेटस, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज कॉपर इन साइटोप्लाज्म ऑफ हेपेटोसाइट, सही है, इंक्रीज कॉपर इन साइटोप्लाज्म ऑफ हेपेटोसाइट, इसकी वजह से फ्री कॉपर मूव आउट इनटू ब्लड। ओके, फिर इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज फ्री कॉपर आयन इन ब्लड, सही है। अब जब ब्लड में कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, अब जो कॉपर है वो एक्सक्रीट करता है किसके थ्रू, इट विल एक्सक्रीट फ्रॉम किडनीज। किडनीज नाउ बिकम द रोल, विल प्ले द रोल इन रिमूविंग कॉपर। ओके, अब किडनीज क्या करेंगे, रिमूव और एक्सक्रीट आउट कॉपर। तो ऐसे लोगों में अगर हम यूरिन टेस्ट कराएंगे, 24 आवर यूरिन टेस्ट कराएंगे कॉपर के लिए, तो आपका क्या मिलेगा, इंक्रीज यूरिन कॉपर इन 24 आवर, इन 24 आवर यूरिन कॉपर टेस्ट। ओके, ये हो गया, मतलब 24 घंटे के लिए हम उसका यूरिन कलेक्ट करेंगे और उसमें कॉपर लेवल्स हम मेजर करेंगे। ओके, तो ये था, सो दिस वाज द पैथोजेनेसिस। तो इसमें आपका कंसेप्ट बना या नहीं बना, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, अगर बना है तो अच्छी बात है। ओके, तो नाउ अब देख लेते हैं इसमें। अब मान लो, अब मैं ये कह रहा हूँ, अब किसी अनफॉर्चुनेटली किसी आदमी को है कॉपर डिसीज़, ओके, विल्सन डिसीज़, सॉरी विल्सन डिसीज़, अब किसी पेशेंट को है विल्सन डिसीज़, तो उसमें क्या क्या हमें क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, क्लिनिकल फीचर्स, ओके, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे, देखिए, इट डिपेंड्स। अब मान लो कि किसी पेशेंट को इसकी दिक्कत है 10 साल से कम, अभी 10 साल हुए हैं, ओके। अच्छा, एक बात बताओ, ये जितने भी जेनेटिक डिफेक्ट हैं ये तो बचपन से ही होंगे ना, जब से बच्चा पैदा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ये जो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ना, ये हमारे पास कब आएंगे, ये यूजली आते हैं 5 से लेकर जब 40 साल की जो उम्र के पेशेंट्स होते हैं ना, इस उम्र में आते हैं हमारे पास, जब इन्हें विल्सन डिसीज़ होती है। स्टार्टिंग में नहीं पता लगता है ना, क्योंकि कॉपर, हमारी किडनी इतना अच्छा काम कर रही होती है कि एक्सक्रीट आउट हो रहा है, हमारे स्टूल के थ्रू भी होता है थोड़ा बहुत, है ना। तो ये वाला सीन है। अब मान लो किसी पेशेंट में 10 साल नहीं हुए, अभी थोड़े से कम हुए, 10 साल से कम, है ना, लेकिन 8-9 साल हो गए, कॉपर लेवल्स बढ़े हैं ब्लड में, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कॉपर ट्रांसपोर्टर कहाँ होता है, लीवर में भी होता है। तो जब कॉपर आयन, फ्री कॉपर आयन जब इतना ज़्यादा हो जाएगा तो वो लीवर में डिपॉजिट होने लगेगा। अब जब लीवर में डिपॉजिट होगा तो क्या करा देगा, हमारा लीवर सिरोसिस, सही है, क्या करा देगा, हमारा लीवर सिरोसिस। ओके, अब मान लो
कि एक पेशेंट है, उसे 10 साल से ज़्यादा हो गया इस बीमारी को, ओके, बहुत ज़्यादा, सही है। अब मैंने आपको बताया था कॉपर ट्रांसपोर्टर कहाँ होता है। देखिए ब्लड में, सॉरी ब्रेन में ना हमारे, एक बात ध्यान रखना, ब्रेन में जब भी कोई बीमारी होती है ना, ब्रेन में बहुत लेट आती है। क्यों? क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है और उसे ब्रीच करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल से चीज़ें उसके अंदर अंदर जाती हैं, ओके। तो जब 10 साल से ज़्यादा हो जाते हैं ना फ्री कॉपर आयन को ब्लड में होते होते, तो ये डिपोजिशन अब इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में इतना बैरियर भी काम नहीं आता। फिर क्या होता है, जो आपका CNS का ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो ब्रीच हो जाता है, सही है। तो ब्रेन के कौन से पार्ट में ये जाके डिपॉजिट होता है आपका, ये होता है लेंटिकुलर न्यूक्लियस। कहाँ पे? लेंटिकुलर न्यूक्लियस, लेंटिकुलर न्यूक्लियस, ओके, लेंटिकुलर न्यूक्लियस। चलो सही है, लेंटिकुलर न्यूक्लियस है, थोड़ा को रिलेट कर लेते हैं। लेंटिकुलर न्यूक्लियस के पार्ट्स बता दो बस आप, ओके। दो चीज़ों से बना होता है लेंटिकुलर न्यूक्लियस, जल्दी बताओ, सोचो। एनाटमी, न्यूरल आर्ट याद आ रही है? ओके, तो मैं बताता हूँ किससे होता है। एक तो होता है ग्लोबस, ग्लोबस पैलिडस, ग्लोबस पैलिडस, और दूसरा कौन सा होता है? पुटामन, ओके। तो लेंटिकुलर न्यूक्लियस के, सही है, लेंटिकुलर न्यूक्लियस के दो पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं? सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ओके। लेंटिकुलर न्यूक्लियस के दो पार्ट होते हैं, एक ग्लोबस पैलिडस और एक होता है आपका पुटामन। व्हाट इज ग्लोबस पैलिडस एंड पुटामन, ओके। तो ध्यान रखना। तो मैंने अब तक क्या बताया, अगर किसी पेशेंट के ब्लड में, अगर किसी पेशेंट के ब्लड में 10 साल से अभी कम हुआ है टाइम, और उसके ब्लड में काफ़ी ज़्यादा फ्री कॉपर आयंस हैं, ओके, तो उसमें क्या डिफेक्ट आएगा? सबसे इम्पोर्टेंट डिफेक्ट आएगा लीवर वाले में। ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि जिन जिन में, चलो अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, मैं आई को इंक्लूड करने वाला था, ओके, अभी मैं आपको बताऊँगा, प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल। तो थोड़ा, आई जस्ट डोंट वांट द ब्रेक इन बिटवीन ना, सो दिस इज द थिंग। तो मैं क्या कह रहा था कि 10 साल से अगर कम टाइम के लिए अगर फ्री कॉपर आयंस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो लीवर सिरोसिस होगा, सही है। और अगर 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है तो आपका हो सकता है कि बहुत हाई चांस है कि आपका CNS इन्वॉल्व हो जाए, और CNS में लेंटिकुलर न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, सही है, और ग्लोबस पैलिडस और पुटामन जो कि उसका पार्ट होता है, सही है। तो एग्जाम में कैसे भी आ सकता है कि लेंटिकुलर न्यूक्लियस इज अफेक्टेड और ग्लोबस पैलिडस और पुटामन इज अफेक्टेड, ओके। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, जो कॉपर ट्रांसपोर्टर होते हैं वो 3 जगह होते हैं। तो CEL, सेल से याद रख लो, ओके। कहाँ कहाँ होते हैं? CNS, आई और आपका लीवर, ओके। तो देखिए CNS में क्या है, CNS का कौन सा पार्ट? बेसल गैंग्लिया, अगर हम बड़ा सा देखें, बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया, ओके, बेसल गैंग्लिया। देखिए अब अगर कॉपर आयंस बेसल गैंग्लिया में जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, अगर बेसल गैंग्लिया में जाकर डिपॉजिट हो गए तो कौन सी बीमारी होगी? बेसल गैंग्लिया, सोचो सोचो, पार्किंसन डिसीज, यस यू आर राइट, दिस पार्किंसन, पार्किंसन डिसीज, ओके। और दूसरा क्या डिफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है? क्या देखने के लिए मिल सकता है? कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोसाइट्स। जो एस्ट्रोसाइट्स, देखिए जब ये आयंस क्या करते हैं ना, ये एस्ट्रोसाइट्स के अंदर चले जाते हैं। जब ये अंदर चले जाते हैं तो थोड़ा वाटर अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिस वजह से हमें क्या दिखते हैं? स्वॉलन एस्ट्रोसाइट्स, ओके। व्हाट आर दी स्वॉलन एस्ट्रोसाइट्स? तो कॉपर ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? CNS में। CNS के कौन से पार्ट में होता है? बेसल गैंग्लिया में। और बेसल गैंग्लिया में अगर कोई डिफेक्ट आ जाएगा, वहाँ का काम अगर डिस्टर्ब होगा तो पार्किंसन डिसीज़ जैसे सिम्टम्स आएंगे और स्वॉलन एस्ट्रोसाइट्स भी देखने के लिए हमें मिलेंगे, ओके। अब आई में, अब जो आई है, आई में, आई का कौन सा पार्ट में होता है कॉपर ट्रांसपोर्टर? इट इज़ कॉर्निया, इट इज़ व्हाट? कॉर्निया। अब कॉर्निया में 5 लेयर होती हैं, पीपल से कि 5 लेयर होती हैं, बट दे आर एक्चुअली 6 लेयर्स, क्योंकि एक प्री डेस्मेट्स मेम्ब्रेन भी होती है, ओके। तो कंफर्म कर लेना अपने ऑफ्थामोलॉजी लेक्चर से
कि मतलब कितनी लेयर्स हैं, अगर उसमें 5 है तो 5 ही कर लो, और वैसे 6 हैं, है ना, तो प्री डेस्मेट्स मेम्ब्रेन अभी अभी आई है। तो कॉर्निया में कौन सी मेम्ब्रेन होती है? डेस्मेट्स मेम्ब्रेन। आई वाज टॉकिंग अबाउट प्री डेस्मेट, दिस इज डेस्मेट्स मेम्ब्रेन में आपका इन्वॉल्व होता है। ओके, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन में से आई में कौन सा पार्ट? कॉर्निया में कौन सा पार्ट? डेस्मेट मेम्ब्रेन में आपके कॉपर ट्रांसपोर्टर 1 होते हैं। जब ये कॉपर ट्रांसपोर्टर 1 होते हैं तो जब कॉपर आयन ज़्यादा होंगे तो कॉपर आयन इस मेम्ब्रेन में जाके डिपॉजिट होंगे, और हमें क्या मिलता है देखने के लिए? हमें मिलता है वॉट, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ के एफ रिंग, केजर फ्लैशर रिंग, केजर फ्लैशर रिंग। देख रहे हो ये जो बाहर वाली लेयर है, ये वाली कैसे आपका गोल्डन टाइप कलर में दिख रही है। ओके, दिस इज नोन एज योर केजर फ्लैशर रिंग। ओके, केजर फ्लैशर रिंग एग्जाम में आता है, केजर फ्लैशर रिंग कई बार आ चुका है। अब देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है? अब तो मैं आपको बताया था कि कॉपर ट्रांसपोर्टर तो सिर्फ आपके कॉर्निया में होते हैं, लेकिन ये तो हमें लेंस दिख रहा है ना सामने। द थिंग इज, जब आपका देखिए लेंस किससे कांटेक्ट में होता है डायरेक्टली? किससे होता है? एक्वस ह्यूमर से। अब एक्वस ह्यूमर आया कहाँ से? ब्लड का फिल्ट्रेशन से। जब ब्लड फिल्टर हुआ, जब ब्लड फिल्टर हुआ, फिर इतना बहुत अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है जब एक्वस ह्यूमर बनता है ब्लड का। ओके, जब ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ जिससे एक्वस ह्यूमर हुआ तो उसमें कॉपर आयंस भी आ गए, और कॉपर आयंस क्या हैं? पॉजिटिव चार्ज, Cu2+ और +1 डिपेंडिंग अपॉन। ओके, सही है। अभी जो मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन बताई थी ऊपर, है ना, तो कॉपर आयंस क्या है? +2 मान लो। ओके, और ये जो लेंस है, लेंस में क्या होते हैं? प्रोटीन्स। लेंस इज मेड ऑफ व्हाट? प्रोटीन्स ना। तो प्रोटीन्स क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू बाइंड विद द पॉजिटिव चार्ज, विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज। तो जो प्रोटीन्स हैं, जो लेंस में जो प्रोटीन्स हैं, है ना, जो लेंस में प्रोटीन्स हैं वो बाइंड किससे कर जाएंगे? कॉपर आयंस के साथ। तो और कुछ इस तरीके का इस कलर में हमें मिलेगा। क्या क्या मिलेगा हमें? इस तरीके का कैटरेक्ट। और इस कैटरेक्ट को हम क्या बोलते हैं? सनफ्लावर कैटरेक्ट। ओके, क्या बोलते हैं हम? सनफ्लावर कैटरेक्ट। लिख लेते हैं। ओके, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे? आई में कॉर्निया था, कॉर्निया के डेस्मेट्स मेम्ब्रेन में CTR रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, कॉपर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। सो इट इज़ नॉट रिसेप्टर, दीज आर द कॉपर ट्रांसपोर्टर्स। और कॉपर ट्रांसपोर्टर जब वहाँ पे होंगे और हाई लेवल ऑफ कॉपर होगा तो हमारा वहाँ पे कॉपर डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से KF रिंग बनेगी। और दूसरी चीज़ हमने क्या देखा कि वहाँ पे सनफ्लावर कैटरेक्ट बनेगा, सनफ्लावर कैटरेक्ट बनेगा। सही। तो KF रिंग इज़ नथिंग बट केजर फ्लैशर रिंग। और केजर फ्लैशर रिंग, KF रिंग क्या है? ये जो आपकी बाहर दिख रही है एक रिम सा बन रहा है। ओके, रिम सा बन रहा है कहाँ पे? कॉर्निया के आउटर पार्ट में। और ये देख रही है जो आपको ठीक सामने दिख रहा है, से दिस इज योर आइरिस। ओके, और ये आपका क्या है? यहाँ पे पूरा लेंस है ये, है ना, और लेंस में कॉपर आयन का डिपोजिशन हो गया। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये कैटरेक्ट, दिस वॉट? सनफ्लावर कैटरेक्ट। अब लीवर में तो अभी हमने देखा था, क्या बताया था मैंने अभी? लीवर में सिरोसिस हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा। और आपको पता है इतने ज़्यादा कॉपर आयंस डिपोजिशन होंगे, सिरोसिस के चांस बढ़ जाएंगे। सही है। अब जब सिरोसिस हो जाएगा तो आपको हाई रिस्क ऑफ कैंसर हो सकता है। आपको नहीं, सॉरी, हाई रिस्क ऑफ कैंसर हो सकता है। हाई रिस्क ऑफ कैंसर, ऐसे पेशेंट्स में हाई रिस्क ऑफ हेपेटिक कैंसर हो सकता है। अब देखिए ये जो केजर फ्लैशर रिंग है ना, ये वाली, क्या है ये? KF, सॉरी, क्या है ये? KF रिंग। सही है। ये एक्चुअली सिर्फ हमें विल्सन डिसीज़ में नहीं मिलती है, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। एक जगह और है, एक कंडीशन और है, एक मेडिकल कंडीशन और है जिसमें हमें मिलती है। वो कौन सी कंडीशन है? लीवर से रिलेटेड है। इट इज़ क्रॉनिक कोलियोस्टेसिस डिसऑर्डर।
what it is, chronic cholestasis, sorry bladder से related है, cholestasis disorder, chronic cholestasis disorder, okay, chronic cholestasis disorder. सही है. तो के एफ रिंग देखो जब भी क्वेश्चन में आएगा ना तो ज़रूरी नहीं कि वो विल्सन डिसीज़ के बारे में पूछ रहा है, क्या पता आपको ऐसी इमेज दे दे और उसका क्लिनिकल क्वेश्चन ही अलग हो, कॉपर से रिलेटेड ना हो. सही है. और रिकरेंट स्टोन्स के बारे में अगर बात कर रहे हो तो आपका क्या हो सकता है डायग्नोसिस विद, और उस क्वेश्चन में अगर के एफ रिंग हो तो आपका डायग्नोसिस क्या हो सकता है, क्रॉनिक कोलेस्टेसिस डिसऑर्डर, क्रॉनिक कोलेस्टेसिस डिसऑर्डर. ओके. लेकिन बट सनफ्लावर कैटरेक्ट इज क्वाइट स्पेसिफिक. ओके. सो केएफ रिंग इज नॉट स्पेसिफिक फॉर विल्सन डिसीज. ओके. इतना समझ में आया. तो अब तक मैंने क्लिनिकल फीचर में मैंने आपको क्या क्या बताया. सबसे पहली चीज़, क्लिनिकल फीचर में पेशेंट आएगा. अब पेशेंट को देख के सबसे पहले हम सोचेंगे इसकी उम्र क्या है. सही है. अब जो उम्र होगी कितनी हो सकती है, 5 से जेनेटिक डिफेक्ट है तो बचपन से, तो 5 से 40 साल की उम्र तक के पेशेंट्स आते हैं विल्सन डिसीज़ को लेकर. ओके. पहली चीज़. दूसरी चीज़, अब हाई लेवल्स ऑफ कॉपर जो है हमारे ब्लड में काफ़ी अगर लंबे समय से हैं, अगर 10 साल से कम का टाइम है तो हमारा सबसे ज़्यादा चांसेस है कि हमारा लीवर सिरोसिस के चांसेस होते हैं. और अगर 10 साल से ज़्यादा का टाइम के लिए अगर कॉपर आयंस हाई हैं हमारे ब्लड में तो उसका मतलब क्या है कि ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रीच हो सकता है, जिसकी वजह से कॉपर आयन का डिपोजिशन हमारे सीएनएस में हो सकता है. और सबसे इम्पोर्टेंट क्या वो करता है, लेंटिकुलर न्यूक्लियस का डैमेज करता है. और लेंटिकुलर न्यूक्लियस दो चीज़ से बना होता है, किससे, ग्लोबस पैलिडस एंड पुटामा. पहली चीज़. अब मोर स्पेसिफिकली थोड़ा डीप में देखते हैं. ओके. कॉपर ट्रांसपोर्टर हमारे मेनली 3 जगह होते हैं. CEL, सी फॉर CNS में कहाँ पे, बेसल गैंग्लिया में. अब जब बेसल गैंग्लिया में कॉपर आयन का डिपोजिशन होगा तो हमें पार्किंसन डिसऑर्डर लाइक सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं. पहली चीज़. और दूसरी चीज़, जो कुछ एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, दे आर नथिंग बट द ग्लाइल सेल्स और द मैक्रोफेजेस ऑफ आवर CNS. सो जो स्वलन एस्ट्रोसाइट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं. ओके. पहली चीज़. दूसरी चीज़, कहाँ मिलता है हमारा कॉपर ट्रांसपोर्टर, CEL. ई माने आई में क्या है, कॉर्निया की कौन सी मेम्ब्रेन में, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन. और वहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, आपके सामने ही है स्क्रीन पर, केजर फ्लैशर रिंग. और दूसरा चीज़ क्या है आपका, कैटरेक्ट. कौन सा कैटरेक्ट, सनफ्लावर कैटरेक्ट. ओके. सनफ्लावर कैटरेक्ट. अब मैं आपको अभी बोलते बोलते अभी जो मैं बीच में रुका था तो मैं आपको क्या बता रहा था, ये जो आपकी जो रिम जैसा ये जो आपको KF रिंग दिख रही है ना, केजर फ्लैशर रिंग, ये नॉन स्पेसिफिक थी. सही है. क्रॉनिक कोलेस्टेसिस डिसऑर्डर में मिलती है. एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, इसको हम कैलकोसिस भी बोलते हैं. चालकोसिस बोलो या कैलकोसिस बोलो. ओके. जस्ट चेक फॉर द स्पेलिंग ना, कैलकोसिस देख लेना. चेलकोसिस भी बोलते हैं या कलकोसिस भी बोल सकते हैं. सही है. तो इसका मतलब यही होता है कि ऐसी एक रिंग प्रेजेंट है. तो ये दोनों सेम है, KF रिंग और चेलकोसिस सेम. ओके. अब एक चीज़ और है. सही है कि देखिए 65% पेशेंट्स में, सही है, ऐसा देखा गया है. अब मान लो किसी पेशेंट में CNS इन्वॉल्व नहीं है. सही है. तो ज़रूरी नहीं कि उसकी आई भी इन्वॉल्व हो. सही है. ये थोड़ा नॉन स्पेसिफिक है. तो जो 65% ऑफ पेशेंट्स में जिनमें लीवर डिसऑर्डर है ना, जिसमें लीवर में है, तो ज़रूरी नहीं कि मतलब हमने ऐसा देखा है कि मतलब कि जिनमें लीवर की दिक्कत है, सही है, जिनमें लीवर सिरोसिस वाले चांसेस हो रहे हैं हाई लेवल्स ऑफ कॉपर की वजह से, उसमें आपका 65% चांस हमने देखा है कि आपकी KF रिंग होती है. ओके. और आपके जो CNS है, अगर CNS में है, सही है, अगर आपका CNS इन्वॉल्व है, सही है, विद हाई लेवल्स ऑफ कॉपर आयंस, तो उसमें तो हम देखेंगे वहाँ पे 100% है. ओके. लेकिन अगर लीवर में है तो 65% चांस है कि आपको KF रिंग देखने के लिए मिले. ओके. मैंने अब तक क्या बोला, सॉरी, थोड़ा सोचना मेरे को भी पड़ता है. मैंने ये बोला, अगर किसी का लीवर इन्वॉल्व है हाई लेवल्स ऑफ कॉपर से,
सही है, हाई लेवल्स ऑफ कॉपर से जिसका लीवर इन्वॉल्व है उसमें 65% चांस है कि आपको केजर फ्लैश अर्निंग मिलेगी। ओके, और किसी का हाई लेवल्स ऑफ कॉपर इन्वॉल्व है, इसकी वजह से इन्वॉल्व है CNS, तो CNS में 99.99% चांस है कि आपका केजर फ्लैश अर्निंग मिलेगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके लीवर इन्वॉल्व है तो केजर फ्लैश अर्निंग मिलेगी। ओके, तो अब तक इतना आपको समझ में आया? सही है, तो थोड़ा सा एग्ज़ाम पर्पज से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल टाइप के। सही है, अब अगर मैं पूछूं विल्सन डिसीज़ में सबसे पहला न्यूरोलॉजिकल सिम्टम क्या मिलता है? अर्लीस्ट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम कौन सा होता है? इट इज़ asymmetrical tremors. But it is asymmetrical tremors. ओके, और लेट, अगर मैं बोलूँ कि लेट न्यूरोलॉजिकल फीचर बताओ तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टोनिया क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका CNS इन्वॉल्व हो गया है। डिस्टोनिया क्योंकि CNS इन्वॉल्व हो गया है। ओके, और क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि पेरीफेरल प्रेजेंटेशन क्या मिल सकती है? ब्लू नील्स। पेरीफेरल मतलब हाथ पैरों की बात हो रही है यहाँ पे। पेरीफेरल प्रेजेंटेशन क्या मिल सकती है? अब ऐसे पेशेंट में, विल्सन डिसीज़ के पेशेंट में हमें नीले ब्लूइश अपीयरेंस ऑफ आपको नील्स मिलेंगे, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है। क्यों? याद करो, थोड़ा फॉरेंसिक मेडिसिन में पढ़ा है कि किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी से भी हमारा ब्लू नेल्स मिल सकते हैं। वो कौन सी चीज़ है बताओ? कौन सी चीज़ है? अरे यार जल्दी बताओ, सोचो। दिस इज नथिंग बट सिल्वर टॉक्सिसिटी में भी हमारा ब्लू नेल्स मिल सकते हैं। तो सिल्वर टॉक्सिसिटी हो गया, कॉपर टॉक्सिसिटी हो गया, तो दोनों टॉक्सिसिटी ने क्या कर दिया? नीले नखून बन गए। ओके, अगर हम ऐसे पेशेंट में विल्सन डिसीज़ के पेशेंट में अगर हम इन्वेस्टिगेशन के लिए MRI कराएंगे, सही है, तो सॉरी है ना, तो करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? पता नहीं कैसा लग रहा है आपको, मेरे को बताओ। मैं जूम कर रहा हूँ, मेरे को बताना इसका अपीयरेंस कुछ लग रहा है? अगर यहाँ तक मैं देखो यार, मेरे को तो पिग लगता है। सही है, नहीं, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, और जूम कर लूँ। अब देखो क्या दिख रहा है? दिस वॉट giant face of panda sign. This giant face of panda sign. ओके, MRI पे हमें क्या देखने के लिए मिला? giant face of panda sign. ओके, तो MRI हमने कराई और हमें क्या मिला? जाइंट फेस ऑफ पांडा साइन। ओके, जाइंट फेस ऑफ पांडा साइन। अब ये यार, ये पांडा साइन तो हमने सुना हुआ है ना, कई जगह देखा है यार पांडा साइन। ओके, पांडा साइन कहाँ देखने के लिए मिला है हमें? सोचो जरा। ट्रॉमा से रिलेटेड है, सही है। पांडा साइन या आपका रकून्स आए। अब तो रकून मैंने नाम ले लिया, तो अब आपको तो पता लग जाएगा। सोचो कौन सी बोन के फ्रैक्चर में हमें रकून्स आई मिलती हैं? किस में मिलती है? एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर। जो एंटीरियर बोन होती है, अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए तो यहाँ से जो ब्लड होगा वो आपके यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा, एंड इट विल लीड टू योर रकून्स आई। ओके, इट विल लीड टू योर रकून्स आई। सो दिस इज योर MRI। ओके, अब हम, और ये तो हमारी थी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन MRI। अब हम मेन इन्वेस्टिगेशंस और कंफर्म हमें करना है। ओके, इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करा सकते हैं?
देखो, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के बारे में अगर हम बात करें, ओके, दिस इज एन इन्वेजिव मेथड। वेट, क्या है ये? दिस इज नथिंग बट द बायोप्सी। अच्छा, बायोप्सी, लेकिन किस चीज़ की? मैंने बताया ना अभी लीवर इन्वॉल्व है, तो लीवर बायोप्सी करेंगे ना। सही। तो लीवर बायोप्सी में हम क्या देखेंगे? कॉपर सॉरी हेपेटिक, बात तो वही हुई, हेपेटिक कॉपर एस्टिमेशन। हेपेटिक कॉपर एस्टिमेशन। अब हेपेटिक कॉपर एस्टिमेशन का कुछ मतलब नहीं है, मतलब ये है तो देखो, मतलब कि 250 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट ऑफ लीवर। ड्राई वेट ऑफ लीवर इज नथिंग बट कि एक्सेस वाटर हमने हटा दिया उस लीवर के पार्ट से, और उसमें हमें देखने के लिए मिला 250 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ लीवर, है ना। अगर इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है आपका, कि वहाँ पे कॉपर हाईली कंसंट्रेशन में है, हाई कंसंट्रेशन में, तो इसका मतलब कॉपर डिपोजिशन हुआ है। अब कॉपर डिपोजिशन के लिए हम कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं? अगर हमें कॉपर के लिए हमें स्टेनिंग करनी है, स्टेन कौन सा यूज़ करते हैं अगर बायोप्सी कर रहे हैं? तो दिस इज़ कौन सा, सोचो, ये तो पैथोलॉजी से रिलेटेड है। ये होता है हमारा रोडामाइन एंड रूबिनिक एसिड। रोडामाइन एंड रूबिनिक एसिड स्टेन यूज। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अब क्लिनिकली थोड़ा बताया था। हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस देखी, लीवर बायोप्सी में हमने क्या देखा? हेपेटिक कॉपर एस्टिमेशन, मतलब जो हमने पार्ट लिया है लीवर का, उसमें कितना कॉपर कंसंट्रेशन में है। अगर 250 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट ऑफ लीवर से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि हाँ कॉपर डिपोजिशन है, तो हम अपना डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं, विल्सन डिजीज़। ओके, फ्री है। अब हमने बात करी कि कॉपर को हम कैसे बायोप्सी में स्टेन करके हम देखेंगे कि कॉपर है या नहीं, तो वो कौन सा स्टेनिंग है? रोडामाइन एंड रूबिनिक एसिड स्टेनिंग। अब ये बताओ सर, ये जो आपने लीवर बायोप्सी की है, ओके, ये जो लीवर बायोप्सी की है, लीवर बायोप्सी हम कहाँ पे करते हैं? सी ऑफ कोर्स लीवर में करेंगे, लेकिन हम भाई सुई तो कहाँ कहाँ ले जाके करेंगे? एट कहाँ पर? सोचो, कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस है? जल्दी बताओ, सोचो 4th 5th 6th 7th 8 9 10 11 12 होते हैं इतने? नहीं ना। तो चलो मैं ही बता देता हूँ, एट 7th इंटरकोस्टल स्पेस हम अप्रोच कहाँ से करते हैं? एट 7 इंटरकोस्टल स्पेस। किसके लिए? लीवर बायोप्सी के लिए। ओके, अब एक सर आपने तो बता दिया कि लीवर बायोप्सी करा लो, सही है, लेकिन भाई साहब दर्द का कैसे करेंगे? दर्द भी तो होगा ना लीवर बायोप्सी करते हुए, कि सुई ऐसी चुभो दो और उसका थोड़ा मांस भी निकाल लो। तो एक टेस्ट होता है जिसे हम पढ़ते हैं, मतलब एक एंटीडोट। अच्छा चलिए बताइए, फोरेंसिक थोड़ा रिवाइज हो जाएगी आपके यहाँ पे। बताइए, चीलेटिंग एजेंट फॉर कॉपर, सही है, बताओ, सोचो चीलेटिंग एजेंट कौन सा था? इट इज़, याद आया एफएमटी से? मैं बताता हूँ, डी पेनिसिलामाइन चैलेंज टेस्ट। डी पेनिसिलामाइन चैलेंज टेस्ट, इसका मतलब क्या है? ये कंपाउंड है, ओके, ये बाइंड करता है किससे? कॉपर आयन से, फ्री कॉपर आयन से बाइंड कर जाएगा और ये आपकी यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, सही है। तो आपको क्या करना है? आपको यूरिन टेस्ट करना है फॉर डी पेनिसिलामाइन, सही है। अब वो सारा कॉपर को बाइंड कर लेगा, और जब कॉपर को बाइंड कर लेगा तो आपका यूरिन से बाहर निकल जाएगा सारा कॉपर एक्सेस, तो पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी, पेशेंट पहले से बेटर फील करेगा, ओके, उसके सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाएंगे, सही है। और तीसरी नॉन इन्वेजिव टेस्ट कौन सा होता है? 24 आवर, जो भी स्टार्टिंग में होता है, 24 आवर यूरिनरी कॉपर वैल्यू देखेंगे, सही है। लेकिन एक बात बताएं, अब आप मान लो कोई तांबे के बर्तन में पानी पिए जा रहा है कई महीनों से, हैं, तो अगर हमने उसका कर दिया लेकिन उसे दिक्कत कुछ और है, सही है, तो इसीलिए जो 24 आवर यूरिनरी कॉपर वैल्यू है, ये आपकी क्या है? नॉन स्पेसिफिक है, सही है। सो हम इसे यूज़ करते हैं, क्यों इसका यूज़ होता है? क्यों होता है? क्योंकि बहुत
सस्ता टेस्ट है और इसलिए हम इसे किस में यूज़ करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीन टेस्ट का मतलब कुछ नहीं है, स्क्रीन टेस्ट का मतलब है कि बस अंदाज़ा पड़ जाए कि है या कॉपर या नहीं, सही है। इट इज़ नॉट कन्फर्मेटिव, इट इज़ जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, अब मैंने अभी आपको बताया था इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन में एमआरआई करेंगे तो जॉइंट फेस ऑफ पांडा दिखेगा, सही है। तो अब हमने बात कर ली कि विल्सन डिसीज़ क्या है, विल्सन डिसीज़ हमें कैसे हुई, अब हम उसे डायग्नोस कैसे करेंगे, है ना। अब सर ये तो बता दो कि हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखिए ट्रीटमेंट के लिए पहला चीज़ तो हमें ड्रग ऑफ चॉइस पता होना चाहिए। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसकी, जिंक एसीटेट, सही है। अब ये क्या करता है, जिंक एसीटेट क्या करता है ना, ये एक प्रोटीन को इंड्यूस करता है, सही है, मेटेलोथायोनिन, सही है। तो वो मेटेलोथायोनिन कॉपर से बाइंड होकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, एक्सक्रीशन कराता है कॉपर का, सही है। तो दिस हाउ इट वर्क्स, जिंक एसीटेट, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर high copper levels or the Wilson disease for the free coppers is zinc acetate by inducing the metallothionein, है ना। it induces which protein, metallothionein, okay। सेकंड एक कंडीशन ले लो, ये तो हम ड्रग ऑफ चॉइस मान लिए, सही है, तो हम देंगे, लेकिन हम मान लो बहुत ही सीवियर केस है, बहुत ही सीवियर केस वाला पेशेंट है यार। अब उसने सीवियर मतलब उसका सीएनएस इन्वॉल्व है, अब यार सीएनएस इन्वॉल्व है मतलब यार ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई, ये तो अंदर तक पेनिट्रेट होगा ना, काफ़ी लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा फ्री कॉपर आयंस इधर उधर घूमने और सब में जाके इन्वॉल्व हो गए। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा ड्रग मिल जाए, कि ऐसी दवाई मिल जाए कि वो पता है उसमें से एक्सट्रैक्ट कर ले, सेल्स के अंदर से कॉपर एक्सट्रैक्ट कर ले, सही है, खींच ले। तो कौन सा है ड्रग ऑफ चॉइस इफ CNS इन्वॉल्व। Okay, what is the drug of choice if CNS involved is tetrathiomolybdate, सही। देखो आपके साथ साथ हम ये सब इतना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मेरे को भी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, है ना। तो साथ में ही पढ़ते रहिए, खूब आगे तक जाएंगे साथ में, है ना। सो ट्रीटमेंट के लिए मैंने क्या बताया, फॉर विल्सन डिसीज व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, दिस इज nothing but zinc acetate. What is the mechanism of action of zinc acetate? It induces the protein, which protein it is, metallothionein, and it free copper आपका ये बाइंड कर जाएगा मेटेलोथायोनिन से और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ओके। अब अगर काफ़ी लंबे समय से अगर आपके फ्री कॉपर आयंस ब्लड में है और CNS इन्वॉल्व है, तब ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो हमें एक ऐसा ड्रग चाहिए जो मतलब सेल में से एक्सट्रैक्ट कर ले कॉपर को। दिस इज नथिंग बट टेट्राथायोमोलिब्डेट। अब देखिए एक तीसरा सबसे बेस्ट तरीका है, सही, सबसे बेस्ट तरीका है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। देखिए डेफिनेट ट्रीटमेंट तो है नहीं विल्सन डिसीज का, बिकॉज इट इज़ अ जेनेटिक डिफेक्ट, सही है, लेकिन फिर भी डेफिनेटिव कहूँगा मैं इसे। दिस इज नथिंग बट लीवर ट्रांसप्लांटेशन, सही है। अब जेनेटिक डिफेक्ट तो एक आदमी में था ना, अब उस आदमी का तो लीवर ही हमने पूरा रिप्लेस कर दिया, एक जिसका अच्छा लीवर था जिसमें नहीं था ATP7B का डिफेक्ट, अब हमने उस वाले आदमी का लगा दिया, तो अब हमें मतलब ही नहीं कि क्या जेनेटिक डिफेक्ट था, सही है। तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन, अब लीवर ट्रांसप्लांटेशन के थोड़ा सा और देख लेते हैं। लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि अब हमें करना चाहिए या नहीं, सही है। तो 3 चीज़ों से हम डिसाइड करते हैं कि हमें पेशेंट में कब लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना चाहिए। एक होता है नाज़ेर इंडेक्स, ओके, नाज़ेर इंडेक्स। दूसरा होता है एक मेल्ड स्कोर, और तीसरा होता है चाइल्ड पग स्कोर, ओके। तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन हम किससे डिसाइड करेंगे, नेज़र इंडेक्स से, मेल्ड स्कोर से और चाइल्ड पग दिस इज चाइल्ड पग क्लासिफिकेशन, ओके। सो अब ये जो भी मैंने बताई, ये जो तीनों चीज़ें हैं,
नज़र इंडेक्स, मेल्ड स्कोर और चाइल्ड पग क्लासिफिकेशन। इफ़ यू वांट कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, अभी मैं इसमें तो नहीं इंक्लूड करूँगा बिकॉज काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। इफ़ यू वांट गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो जस्ट लेट मी नो। और कोई भी डाउट हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई नेवर एवर डिलीट एनी ऑफ योर कमेंट्स। और किसी ने अभी कमेंट भी किया था कि ये डिलीट क्यों किया। आई नेवर डिलीट एनी थिंग, इट्स आई डोंट नो कि यूट्यूब गाइडलाइंस क्या चल रहा है। उन्होंने वहीं से खुद से डिलीट किया, मैंने कुछ डिलीट नहीं किया अपनी साइड से, एंड आई विल नेवर डू दिस। जैसा आपको अच्छा लगे, इफ़ यू गाइज लाइकिंग these videos, so just let me know in the comment section. So let's come with the another video. So see you guys, goodbye, take care. So मेरे को रिव्यू ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो का। थैंक यू सो मच, सी यू।